अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शायगान हेल्थ टीवी। मेरा नाम राशिद अली है। मैं एज ए ब्रांड मैनेजर काम कर रहा हूँ शायगान फार्मास्यूटिकल कंपनी में। नवंबर के तीसरे वीक में हर साल गर्ड अवेयरनेस वीक मनाया जाता है और आज का हमारा पॉडकास्ट इसी सिलसिले में है। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आज अपने डॉक्टर साहब से आपको इनवाइट करवाना चाहूँगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फ़रहान ख़ान साहब। डॉक्टर फ़रहान कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। सर वेलकम टू शायगान हेल्थ टीवी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया। जैसा आपने ज़िक्र किया है कि नवंबर के थर्ड वीक में गर्ड के हवाले से बातचीत की जाती है, तो आई एम ऑल यूर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर बताइएगा नाजरीन को कि ये जो गर्ड है ये क्या है। अच्छा, देखें, गर्ड जो है बेसिकली प्रोनंसिएशन है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको इसके हवाले से बताऊं कि स्टमक के अंदर हमारी जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं उसको हज़म करने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया और उसमें उस खाने को रिफ़ाइन करने के लिए जो एसिड प्रोडक्शन है या मैदे की तेज़ाबियत समझ लें, ठीक है, तेज़ाब की प्रोडक्शन है, वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, और वो लिमिट जो है वो अल्लाह ने ही सेट की हुई है, उसको कोई जो है इंसान ख़ुद से उसको सेट नहीं कर सकता। अगर उसकी जो प्रोडक्शन है और जो हमारा डिफेंस का मैकेनिज़्म है, डिफेंस का मैकेनिज़्म मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा, वो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और फिर वो एक इंसान को इरिटेट करना शुरू कर दे और गैस्ट्रिक सिम्टम्स लेके आए, और उसमें सबसे कॉमन जो है वो एसिड जो है हमारा, ये बाइल एसिड जो है जो हमारे पित्ते और जिगर की रतूबत है वो गले की तरफ आना शुरू हो जाए, तो उससे इरिटेशन होती है, हार्ट बर्न होता है और मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको मज़ीद तफसील में बताऊँगा। तो उसको हम बेसिकली गर्ड कहते हैं। ओके, अच्छा सर, ये गर्ड और आम जो तेज़ाबियत होती है, मैदे की जलन या हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा देखें, तकरीबन 50 से 60% लोगों को नॉर्मल हार्ट बर्न किसी भी उम्र के हिस्से में किसी भी टाइम पे हो सकता है, ठीक है। और हार्ट बर्न एक ऐसी चीज़ है जो कि टेम्परेरी है, वो फूड रिलेटेड हो सकती है, उसकी और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होती है और वो थोड़े वक्त के लिए होती है और उसमें आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि गर्ड जो है वो इस तरह के सिम्टम्स लेके आता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती है, और वो एक इंसान को इतना इरिटेट कर रहा होता है और इतने सिम्टम्स लेके आ रहा होता है कि उसमें एक जो मरीज़ है या पेशेंट है या एक आम इंसान है, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए मजबूर हो जाता है और वो अपने डॉक्टर को जाके बताता है कि मेरा जो है ज़िंदगी का अजीब तरीन टाइम है जिसमें मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसमें फिर वो डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है। सर ये अमूमन जैसे आप बता रहे हैं सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं गर्ड के पेशेंट्स में। अच्छा देखें, इस तरह है कि जो गर्ड है हम इसको बेसिकली मेडिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसको दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि एक वो सिम्टम्स जो कि मैदे की या खुराक की जो नाली है उस पर असरअंदाज होता है एसिड, एक्सेसिव एसिड जो है, और दूसरे जो खुराक की नाली है उससे बाहर या एटिपिकल सिम्टम्स कहते हैं, एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स। ओके, जो खुराक की नाली के अंदर एसिड की ज़्यादती की वजह से जो हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली यही हार्ट बर्न, खुराक की नाली के अंदर तेज़ाब का वापस मुंह की तरफ आना, इसके अलावा खाना हज़म ना होना, और तीसरी चीज़ ये होती है कि मुंह में से स्मेल आना, मुंह का कड़वा टेस्ट आना, ठीक है, ये वाले सिम्टम्स। और जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स हैं उसमें मैदे का दर्द, एटिपिकल चेस्ट पेन, सीने की तरफ दर्द रेफ़र करता है, और इसके अलावा वही मुंह से बुरा टेस्ट आना। तो ये सारे सिम्टम्स एक्स्ट्रा इसोफेजियल में शामिल हैं। अच्छा सर, आज जैसे आपने बताया कि सीने में दर्द भी एक अलामत है गर्ड की, लेकिन अमूमन ये कार्डिक पेन भी हो सकता है। इन दोनों में अगर हम देखें, फ़र्क देखना चाहे एक आवाम हमारी, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या टिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, माशाल्लाह। इसमें देखें, इस तरह है कि जो चेस्ट पेन होता है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस कार्डिक हिस्ट्री भी मिल रही होती है,
ओके। अच्छा, ये तो प्रीवियस पेशेंट का हो गया, और नया पेशेंट है जिसको नहीं पता कि मुझे गर्ड की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है या कार्डियक चेस्ट पेन हो रहा है। तो जो गर्ड का पेन होता है चेस्ट का, उसमें ये होता है कि वो रिजॉल्व हो जाता है जैसे ही आप एसिड सप्रेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो चेस्ट पेन आपका देयर एंड देन रिजॉल्व हो जाता है। जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है वो बहुत सिवियर होता है, वो पिंचिंग और उसके अलावा उसमें अदर दूसरी सिम्टम्स भी आ जाते हैं जो कि बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। तो ओके। उसमें यह कि डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका है कि जब भी आप एसिड सप्रेशन के लिए कोई दवा लेते हैं या गर्ड के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, तो आपका वो चेस्ट पेन रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा अच्छा सर, मोटापे की अगर हम बात करें, ओबेसिटी की, तो इसका और गर्ड का कितना आपस में ताल्लुक़ है? क्या इससे मोटे लोगों को ज़्यादा गर्ड होता है? इस तरह का कोई मिथ है क्या? अच्छा, देखिए इस तरह है कि मोटापा इट्सेल्फ गर्ड नहीं करवाता। ठीक है, इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई, लेकिन डेफिनेटिव कोई एक पॉइंट पे लोग नहीं पहुंच सके, माहिरीन जो हैं। लेकिन मोटापा एक फैक्टर है जो कि मेरी समझ में भी आता है, चूँकि मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट एंड वेट लॉस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो उसमें जो ज़्यादातर मोटापे के मरीज़ आते हैं उनमें इंट्रा एब्डोमिनल इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा। उसकी वजह से जो हमारी खुराक की नाली मैदे के साथ जुड़ी हुई है, उस हिस्से को हम कहते हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। तो जब इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है वो लूज़ हो जाता है, और जो मिनिमम एसिड कंटेंट खुराक की नाली में जाना चाहिए नॉर्मली नहीं जाता। लेकिन इस इंट्रा एब्डोमिनल गैस्ट्रिक प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से वो कंटेंट ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से उन लोगों में भी, लेकिन ये रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, आजकल आपको पता है कि यंग जनरेशन हमारी फ़ास्ट फूड ज़्यादा लाइक करती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर। ये स्पेशली मुझे कुछ मेरे कोलीग्स उन्होंने कहा था सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो ये बताइएगा मतलब इसका कितना रोल है गर्ड को इंक्रीज़ करने में? अच्छा, देखें, आप जब भी बिल्कुल जो फास्ट फूड का बिल्कुल एक ट्रेंड है, बल्कि हमें जो बताया जाता था कि हमने ज़िंदा रहने के लिए खाना है, लेकिन आजकल इस ट्रेंड की वजह से लगता है कि लोग सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा हैं। अच्छा, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे कलीग्स ने, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इसमें मेरा सिर्फ एक चीज़ मैं आपको ये कन्वे करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि कोई भी ऐसी चीज़ फास्ट फूड, ठीक है, वो अगर हम खाते हैं और वो हमारे मैदे के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए रुकता है, ठीक है, उससे बीसियों बीमारियां हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट, हम पाकिस्तानी डायबिटीज़ के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ वो देखने में आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से फैटी लिवर मोस्ट कॉमन रीज़न है जो कि हम ये बाहर से फैटी फूड्स खा रहे हैं। तो मैं इसको बिल्कुल मना तो नहीं करूँगा, लेकिन यह कि वंस अ मंथ अगर आप अपना कोई चीट डे रखते हैं, दैट विल बी आई थिंक ये एक बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। और अगर वंस वीकली बच्चों में अगर कहा जाए तो आप वंस वीकली कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं इस टाइम को, तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं गर्ड को ट्रीट करने के लिए? सही। अच्छा, देखें, इलाज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में अब अवेलेबल हैं, न्यू प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर पहले देखा जाए, जैसे हम पहले ज़मानों में नॉर्मल जो है ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, इसी तरह कुछ सिरप फॉर्म्स में अवेलेबल थी चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता जब ये इंक्रीज़ होता गया, ट्रेंड इंक्रीज़ होता गया, बल्कि इस बीमारी की एक्सटेंट बढ़ती गई, तो उसमें न्यू रिसर्च प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो गई। तो जो आजकल हम एडवाइस करते हैं, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, ठीक है। अच्छा। उसमें यह है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ज़बरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आप अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज हम कहते थे, अगर आप रात का खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने की आपको आदत है, तो इस आदत को आपको तर्क करना पड़ेगा। अगर आप गर्ड की शिकायत आपको हो रही है और आप चाहते हैं कि इससे छुटकारा हो और किसी दवाई को ना लेना पड़े, तो उसमें जो है आपने सोने की जो अपनी टाइमिंग है और जो लास्ट मील है, उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है रेगुलर वॉक करें, अपने खाने के अंदर फाइबर को इंक्लूड करें, फाइबरस डाइट आप ज़्यादा लें। रात के वक्त जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, तो उसमें यह है कि मैदे को जो खाना हज़म करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो उसमें यह है कि आप जो है अपने रात के खाने को लाइट रखें, फाइबर उसके अंदर ज़्यादा इंक्लूड करें और वॉक करें। ओके, मेरा बस अगला सवाल खाने के था, डाइट का ही था। आपने पहले बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए। अच्छा सर, कौन सी ऐसी खुराक है या डाइट जिसको अवॉइड करना चाहिए ख़ास तौर पे? बिल्कुल जी, इसमें यह है कि जो जितनी भी स्पाइसी फूड्स हैं, जितना भी जंक फूड है, ये इस सब में शामिल है उन लोगों के लिए। अच्छा, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो कि हम अवॉइड करें। अगर पेशेंट अवॉइड करता है तो उससे उसको बहुत बेनिफिट होता है, जैसे चॉकलेट ज़्यादा इंटेक, कॉफ़ी, कैफ़ीन कंटेनिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को छोड़ने से आपको बेहतरी मिल सकती है। इसके अलावा जितने भी स्पाइसी एंड जंक फूड है ये अगर आप लेंगे, और दूसरा एक सुन्नत तरीका भी है कि आप भूख रख के खाएं। ज़बरदस्त। तो अगर आप भूख रख के खाते हैं तो आपके स्टमक से जो कंटेंट्स हैं वो इजीली आगे प्रोपेल हो जाते हैं और डाइजेशन की तरफ प्रोसेस चला जाता है। अदरवाइज़ वो वहाँ रुक के आपको ना सिर्फ गर्ट की अलामात हैं, बल्कि इसके बाद अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जाएं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से भी बच सकते हैं। ग्रेट। अच्छा सर, कुछ टिप्स देना चाहते हैं हम नाजरीन को आप हमारे, कि ये गर्ट से किस तरीके से बच सकते हैं? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में ये कि कम से कम 140 मिनट्स इन अ वीक आप जो है वॉक की आदत डालें। उसको आप डिवाइड करके कर लें, डेली बेसिस पे आप करना चाहें, ये इट्स अप टू यू। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि आप रेगुलर जो है एक्सरसाइज, उसमें कार्डियो भी शामिल है, नॉन कार्डियो भी शामिल है। अगर आप जस्ट वॉक और एक कार्डियो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप इस तरह की जो बीमारी उससे बच सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे तो आप ज़रूर अपने मॉलिज से मिलें, क्योंकि मुसलसल एसिड प्रोडक्शन जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है। एग्जैक्टली, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके जो लोग लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सेल्फ मेडिकेशन आजकल एक यूँ समझ लें ट्रेंड ही है। तो उसमें यह है कि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और पीछे अंडरलाइंग कॉज आप आइडेंटिफाई नहीं कराते, जो कि आपका मॉलेज जो है वो आपको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करवा सकता है, तो उसमें फिर आप बाद में किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुलविस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये कि मॉलेज से अपने मुआयना करवाएं और उनसे डिस्कस करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। थैंक यू सो मच उसके लिए। मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर इस तरह की हेल्थ टिप्स आपको चाहिए और आगे भी आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिख के हमें बताएं किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और हमारे सोशल मीडिया जितने भी चैनल हैं इनको फॉलो करें, तो आगे भी इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टिप्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।